नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वर्ष 2023-24 से टैक्स भरने के संबंध में काफी सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के साथ में आपके पास भी एक फेयर लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चंस की कि क्या हम नई रिजीम से टैक्स भरें, क्या हम पुराने रिजीम से टैक्स भरें और दोनों ही रिजीम में हमारे लिए कौन सी रिजीम बेहतर होगी। और इसके साथ में यदि आपके वेतन से एनपीएस में डिडक्शन होता है तो क्या 80 CCD 2 को कटौती में शामिल करें और यदि करें तो कैसे करें, मार्जिनल रिलीफ का यूज कैसे करें। इस वर्ष 2023-24 से आपकी न्यू रिजीम के अंदर मार्जिनल रिलीफ वर्ड का यूज किया गया है और मार्जिनल रिलीफ से आप अपने टैक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाएगा, यह भी मुझे पिछले वीडियोस में काफी सारे कमेंट आए आपके और उसमें पूछा गया आप लोगों के द्वारा कि मार्जिनल रिलीफ का सही यूज एक बार और आप सर क्लियर करके बताइए। तो हम यहां पर मार्जिनल रिलीफ का यूज आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ का यूज अपने टैक्स को कम करने में कर पाएंगे, एनपीएस को कैसे डिडक्शन में शामिल करेंगे और हम नए रिजीम और पुराने रिजीम दोनों में अधिकतम कितनी कटौतियों का लाभ ले सकते हैं, यह भी आपका क्वेश्चन रहता है। तो हम देखेंगे एक आयकर गणना पत्रक भर के जिसके अंदर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के एग्जाम्पल को मैंने सम्मिलित किया है और दोनों के साथ में आपको सारी कटौतियां मैक्सिमम कितनी डिडक्शन आप ले सकते हैं, कौन कौन सी डिडक्शन वहां पर लागू होगी, इन सभी को हम वहां पर क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम से आयकर गणना पत्रक कैसे भरें। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं, तो बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए सबसे पहले आपको वेतन शब्द का मीनिंग क्लियर करना होगा कि वेतन क्या होता है। वेतन शब्द से अभिप्राय मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई वेतन, अग्रिम वेतन, बकाया वेतन, नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान, यह एक इंपॉर्टेंट विषय है वेतन, इसे आप समझ लीजिए। नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान, अवकाश वेतन, बोनस, फीस, कमीशन, विशेष वेतन, नोटिस वेतन, पेंशन व निर्वहन भत्ते से है। ये सब कंटेंट आपके सैलरी के अंदर आते हैं, वेतन के अंदर आते हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपका वेतन बनता है। यदि यह बात आपको समझ में आ गई तो आयकर गणना पत्रक को सही और संपूर्ण भरना आपको समझ में आ जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी यहां पर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको आयकर गणना पत्रक भरने के लिए अपने वेतन से एक संक्षिप्त लेखा तैयार करना होता है और वह संक्षिप्त लेखा 1/4/2023 से 31/3/2024 तक का होगा इस वर्ष के लिए और नेक्स्ट वर्ष के लिए 24 से 25 का होगा। तो इस प्रकार से आपको हर वर्ष संक्षिप्त लेखा तैयार करना होता है और उसके आधार पर भी आप आयकर गणना पत्रक भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक संक्षिप्त लेखा इस प्रकार से तैयार करेंगे। संक्षिप्त लेखा बनाने के बाद आपको मैं आयकर गणना पत्रक ओल्ड रिजीम से और न्यू रिजीम से दोनों प्रकार से भरकर दिखाऊंगा और किसमें कितना टैक्स बनेगा और किस प्रकार से आप टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, संपूर्ण बातों का आपको यहां पर समावेश देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले संक्षिप्त लेखा फटाफट, इस पर हम कई सारे वीडियो पहले भी बना चुके हैं लेकिन फिर भी यहां पर इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर मार्च पेड अप्रैल का जो वेतन मिलता है वहां से हम स्टार्ट इसे करते हैं। मार्च पेड अप्रैल में आपका मान लीजिए मूल वेतन, हम यहां पर ले रहे हैं एक एग्जांपल, बिल्कुल आपको मैं क्लियर कर दूं कि यह है एक एग्जांपल। आपका मूल वेतन था 42,000, महंगाई भत्ता इस पे मान लीजिए 17,640 है और आपको मकान भाड़ा भत्ता जो भी मिलता है मैंने यहां पर 460 एग्जांपल के तौर पर लिया है और इन सभी का ठीक है, ये 3 टिक लगे हैं 1 2 3 और इन सभी का जो योग है वो 60,100 है। तो आप योग को यहां पर भर देंगे। अब आप कहेंगे कि एक कॉलम आपने यहां से स्किप क्यों किया, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। उसके बाद आपके जीआईएस में जो डिडक्शन होता है वह 200 रुपए पर मंथ होता है, मान लीजिए इसमें आपका ज्यादा भी हो सकता है तो आप उसे यहां पर लिख सकते हैं। और एनपीएस में आपका 10%, यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि 10%,
10% किसका, आपके बेसिक और आपके डीए का। तो बेसिक प्लस डीए क्या है, बेसिक प्लस डीए, इन दोनों का जो टोटल होगा उसका 10% आपके एनपीएस में चला जाता है। तो यही 10% आपका एनपीएस में चला गया। ठीक, व्यक्ति कर आपका प्रोफेशनल टैक्स वर्ष में एक बार आपका 2500 कट सकता है या मंथली भी यह काटा जा सकता है। तो मान लीजिए 208 रुपए पर मंथ काटा गया और एक मंथ में 212, इस प्रकार से 12 मंथ में यह हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमने लिया एग्जाम्पल और इसी को सेम टू सेम फिल यहां पर कर लिया गया है। आपका वेतन समय समय पर बदलता रहता है। जब आपका डीए चेंज होता है तब भी आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। आपका जब इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में या फिर जनवरी में, उस समय भी आपका मूल वेतन यहां पर चेंज होता है। तो जो भी चेंजेस है वो आपको यहां पर कंप्लीट अपनी सैलरी स्लिप से भर लेने हैं। तो यह संक्षिप्त लेखा कहां से तैयार करेंगे, आपकी सैलरी स्लिप से तैयार होगा। तो सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग आपने इसे फिल कर लिया। अब सैलरी स्लिप से आपने इसे फिल कर लिया और अब आप यहां पर आ जाइए योग पर। योग लगाया आपने बेसिक का, तो यहां पर 5,04,000 इसका आ गया। आपने डीए का योग लगाया तो 2,11,680 आ गया। आपका एचआरए का जो टोटल है वो 5520 आ गया। और आपका इन दोनों का टोटल बेसिक, डीए और एचआरए, इन तीनों को यदि मिला लिया जाए तो यहां पर 7,21,200 आ गया। ठीक है, इनका टोटल कर लिया। यह आपका हो गया जीआईएस, जिसे आप बीमा भी कहते हैं। और यह हो गई आपकी एनपीएस। तो एनपीएस यहां पर इसका जो है टोटल नहीं लगा है, मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। तो इसका टोटल हो गया आपका 71,568 और यह हो गया आपका यहां पर प्रोफेशनल टैक्स। तो इस प्रकार से इनका टोटल हो चुका है। और मान लीजिए आपको कोई एरियर मिले हैं तो यहां पर लिख सकते हैं एरियर नंबर 1, एरियर नंबर 2। कोई 25,000 का एरियर मिला तो यहां पर लिख लीजिए। एरियर नंबर 2 आपको कोई मान लीजिए 9,000 का एरियर मिला तो आप यहां पर इसे लिख सकते हैं। और इनका कर दिया गया है टोटल। और अब इस टोटल और इस टोटल का कर दिया है टोटल, तो 5,38,000 रुपए यहां पर आ चुका है। अब आप यहां से इसे वैसा का वैसे लिख देंगे, इसको भी वैसा का वैसे। इसे इसमें एरियर को यहां पर टोटल में 25,000 और 9,000 और ये हो गया टोटल इसका 34,000। और इस 34,000 को आपने इससे टोटल कर दिया तो ये हो गया 7,55,200 रुपए। और ये आपका 2400 वैसा का वैसे ही। और ये 5964 और ये हो गया आपका, यहां पर 5964 नहीं आएगा, 71,568 आ जाएगा। और ये हो गया आपका 2,500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स। तो इस प्रकार से आपने इन सभी का टोटल यहां पर कर लिया। अब आपके पास आयकर गणना पत्रक भरने के लिए मसाला तैयार हो चुका है। अब आपको एक और कॉलम की जानकारी मैं देना चाहूंगा, 8,350। तो यह कॉलम आपका एक आईएमपी कॉलम है, इसे आप समझ लीजिए। न्यू रिजीम के अंदर एक सेक्शन की बात कही गई है 80 CCD 2। तो यह क्या है, 80 CCD 2 सेक्शन जो है यह डिडक्शन का सेक्शन है न्यू रिजीम के अंदर। और इसके अंदर नियोक्ता का, किसका, नियोक्ता का अंशदान, आपका नियोक्ता जो है उसके द्वारा मिलाई गई राशि को डिडक्शन में आप शामिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी मूल वेतन और आपके डीए का जो 10% था वह आपने कटवाया। ठीक है, यहां पर कट गया आपके वेतन से 10%। अब आपके जो एनपीएस अकाउंट है, आपका जो एनपीएस अकाउंट है, इसमें दो प्रकार की राशि होती है। एक होती है नियोक्ता की और एक होती है आपकी। ठीक है, आपकी 10%। तो कहीं कहीं नियोक्ता की 10% और कहीं कहीं 14% है। तो जनरली यह राशि 14% है। तो नियोक्ता की राशि और यह दोनों मिलकर आपके एनपीएस अकाउंट में जाती है। तो उस स्थिति में जो नियोक्ता की राशि है वह है 8,350। 14% राशि रखी गई है बेसिक और डीए की। इन सभी को का टोटल यदि हम करें 8,350 का तो यह हो जाएगी 1,02,000 रुपए। तो यह मैंने एडिशनल यहां पर टोटल में लिख लिया है। इसका यूज कैसे करना है हम दोनों रिजीम के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं
आयकर गणना पत्रक में ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है, पुरानी टैक्स व्यवस्था से आपका टैक्स कितना बनेगा और नई टैक्स व्यवस्था से इसी लेखा का कितना टैक्स बनेगा, उन दोनों का कंपैरिजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर इन कॉलम्स को आप फिल कर लीजिए, अपना नाम, बैंक वगैरह जो भी जानकारी आपको दी गई है। और प्रश्न है कि यह आयकर गणना पत्रक कहां से मिलेगा। तो यह आयकर गणना पत्रक पाने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे सी मोर का ऑप्शन है, उस सी मोर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारा लिखा हुआ दिख जाएगा। उसमें आपको एक लिंक दिख जाएगी कि आयकर गणना पत्रक डाउनलोड करें, तो वहां से इस आयकर गणना पत्रक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर काफी सारे वीडियोस इनकम टैक्स संबंधी और जितनी भी आपकी समस्याएं इनकम टैक्स की, उन सारी समस्याओं को लेकर वीडियोस आपको वहां पर भी मिल जाएंगे और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इन्हें आप देख सकते हैं। तो यहां पर इन सारी जानकारियों का आपने फिल कर लिया। फिल करने के बाद में यहां पर वेतन शीर्ष से आय सभी भत्तों सहित हमने यहां पर सभी भत्तों को ऐड करते हुए आय बनाई है आपकी 7,55,200। इसके बाद एफडी सेविंग खाता से आय, यदि कोई इनकम है, लगभग सभी के पास कुछ ना कुछ इनकम जरूर होती है। अब एफडी से इनकम, जब आप एफडी को ब्रेक करते हैं, यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एफडी को जब आप ब्रेक करते हैं तब जाकर उसमें आपका ब्याज ऐड होकर मिलता है, उसे ही आप यहां पर ब्याज को सम्मिलित कर सकते हैं। सेविंग खाता से आय, यह सेविंग खाते की आपकी जो इनकम होती है 3 मंथ में एक बार आपके अकाउंट में आ जाती है, तो वह इनकम को टोटल करके आप यहां पर लिख सकते हैं। और आपको टोटली पता करना है कि इस वर्ष आपके मान लीजिए 5 खाते हैं, 5 अकाउंट है, इन 5 अकाउंट से आपके पास कितनी सेविंग अकाउंट में ब्याज की राशि प्राप्त हुई है। तो उसको जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में ही एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि किस प्रकार से आप आईटीआर फाइल करेंगे और अपने बैंक सेविंग अकाउंट के ब्याज की राशि को देखेंगे। तो यहां पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एलआईसी की मैच्योरिटी, अगर पूंजीगत लाभ या अन्य आय जैसे मकान वगैरह किराया, ये सब भी यहां पर सम्मिलित आप कर सकते हैं। तो जो जो आपकी आय है उन सभी को सम्मिलित करते हुए आपने यहां पर कर लिया ऐड, और इसका हो गया मान लीजिए टोटल 7,55,200। अब आपने वृत्ति कर आपने यहां पर लिया था 2500 रुपए, तो यहां पर हम इसे फिल कर देते हैं 2500 रुपए। और यहां पर मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000, जो कि दोनों ही रिजीम में आपको देखने को मिल जाएगा। 7,55,200, तो यह हो गया 7,55,200 परिणामी राशि। इन दोनों का जब टोटल किया तो यहां पर 52,500 आ गया, और 52,500 को इसमें से घटाने के बाद बचता है हमारे पास 7,27,000 रुपए। ठीक है, 7,27,000 रुपए यहां पर बच गए। तो यहां पर 7,02,700 से आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट कटौती, यह भी आपका कटौती थी, यह सब भी। और यहां पर आपकी एक और टाइप की कटौतियों के भी प्रकार होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया है। तो इस कटौती के अंदर आप क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं? गृह भाड़ा, वर्दी भाड़ा, पहाड़ी भाड़ा, ट्रेवल एरिया भत्ता, वाहन भत्ता, बच्चों की फीस 100 रुपए प्रति माह 2 बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों की जो फीस है उसे भी यहां पर डिडक्शन में दिखा सकते हैं, और इन सबको टोटल यहां पर करके और फिर इसे इसमें से माइनस कर लीजिए। तो इसमें से इसे माइनस किया तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और डिडक्शन हम दिखाना चाहते हैं 80C की कटौतियों से संबंधित, 80C से लेकर 80U तक की बात। अब आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दें कि 80C से लेकर 80U तक में काफी सारी कटौतियां हैं। तो 80C की जो कटौतियां हैं वो मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन आपको दे सकती है। तो यहां पर आप उन डिडक्शन को शामिल कर सकते हैं। यदि आपके पास जीपीएफ है या पीपीएफ है तो आप लिख सकते हैं धारा 80CCD2D1 एनपीएस की धारा होती है, इसके अंदर भी आप डिडक्शन लिख सकते हैं। जीआईएस, एलआईसी या अन्य राष्ट्रीय बचत योजना, बच्चों की फीस, हाउस लोन की मूल किस्त, मूल रकम, और आपके यहां पर बैंक सेविंग खाता ब्याज 10,000 तक है तो आप यहां पर उसे
डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। और 80 टीटीबी के अंतर्गत आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तब आपके बैंक सेविंग अकाउंट पर 50,000 तक का डिडक्शन आप दिखा सकते हैं। तो ये 60 वर्ष से कम वालों के लिए और ये 60 वर्ष से अधिक वालों के लिए एक ही सेक्शन है, लेकिन इसमें आयु अनुसार 2 सेक्शन बन जाते हैं। तो आपने मान लीजिए इन सबको यहाँ पर फिल कर लिया, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में लिया था वही मैं आपको फिल करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर 2400 रुपये आपका जीआईएस लिया था हमने, बीमा का लिया था, और 71,568 हमने लिया था एनपीएस का डिडक्शन, जो आपका 10% कटता है आपके वेतन में से। ठीक है, आपको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी के अंदर से आप जो 10% बेसिक और डीए का कटवाते हैं और एनपीएस अकाउंट में चला जाता है, वह राशि यहाँ पर 71,568 रुपये। कुल मिलाकर यह जो डिडक्शन है यह 7,73,968 रुपये है। तो 73,968 रुपये का डिडक्शन, और इसके अंदर से यह आपका टोटल हो गया यहाँ पर। अब आपने और भी कुछ आपके पास डिडक्शन बचते हैं, जैसे कि चिकित्सा बीमा 80D में आप मैक्सिमम 75,000 रुपये तक का यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद 80DD अधिकतम 75,000 रुपये का आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और गंभीर बीमारी के लिए आप 40,000 का यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। धारा 80CCD 1B एनपीएस स्कीम के अंतर्गत आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं जितना भी है सारा। और 80U डिसेबिलिटी से संबंधित है, तो यहाँ पर भी शर्तें लागू है, लेकिन यहाँ पर भी आप उसे क्लेम कर सकते हैं। 80U के अंदर 75,000 का भी हो सकता है क्लेम और 1,25,000 तक का भी क्लेम हो सकता है। और हाउसिंग लोन शर्त के अनुसार आप 2,50,000 तक का मैक्सिमम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब आप डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी डिडक्शन में शामिल नहीं किया है, मैं बिल्कुल फ्लैट समझा रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, उस स्थिति में आपका टैक्स किस में बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर यह हो गया नील। ठीक है, अब आपके पास जो था 73,968 रुपये, अब यहाँ पर जो राशि प्राप्त हुई थी हमें 7,02,700, इसमें से आप 73,968 को और घटा दीजिए, तो कुल मिलाकर आपके जो टैक्सेबल इनकम है यह आ जाती है 6,28,732। यह आपको समझना है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। टैक्सेबल इनकम से मीनिंग है कि आपके जो वेतन था, आपका जो वेतन था 7,55,200, इसमें से आपने जितना भी डिडक्शन हो सकता था सब डिडक्शन नियम अनुसार कर दिया, और घटाने के बाद में जो राशि आपके पास प्राप्त होती है उसे आप बोलते हैं कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम। अब इस इनकम के ऊपर ही आपको टैक्स देना होता है। तो कर योग्य आय आ चुकी है। अब इसे हम पुराने रिजीम के अंतर्गत देख रहे हैं, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, मतलब आप इसे अब टुकड़ों में देखेंगे। कैसे टुकड़ों में? 0 से 2.5 लाख, तो 0 से 2.5 लाख तक तो हो गया नील, और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको लगता है 5%, तो यहाँ 2.5 लाख तक तो 0, और 2.5 लाख से 5 लाख तक यहाँ पर आपका 5%, मतलब 2.5 लाख का 5% हो गया 12,500 रुपये। अब आप चलिए 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर चलेंगे तो आपके पास है 6,28,000, मतलब आपके पास 1,28,000 रुपये और बचते हैं। ठीक है, 6,28,732, तो इसके बीच का जो गैप है वो है 1,28,732, और इसका आपको देना है यहाँ पर 20%। तो आपने दिया यहाँ पर 20%, तो वो हो गया 25,746 रुपये, 25,746। अब आपका यह इसका टोटल हो गया 38,246 रुपये, और 1,530 रुपये 4% आपका लग जाता है शेष यहाँ पर। और यह शेष किस राशि पर लगा? इस राशि पर लगा है इन दोनों के
टोटल पर, इन दोनों के टोटल से यह राशि और इस पर 4% लगाने के बाद आपको यह राशि प्राप्त होती है और इसे इसके अंदर जोड़ने के बाद आपको यह राशि प्राप्त हो जाती है 39,780 रुपए और यह फाइनली आपका टैक्स यहां पर बन जाता है। तो आपने अभी जो कैलकुलेशन करी है वह कैलकुलेशन की है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत। तो हमने यहां पर 7,55,200 फ्लैट, बिल्कुल इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन अनावश्यक शामिल नहीं किया है। जो भी लीगल आपके होते हैं सभी के डिडक्शन वही शामिल किए गए हैं एनपीएस संबंध में। तब आपका जो बना है टैक्स वह बना है 39,780 रुपए। अब हम इसी को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर एक चीज और सभी को क्वेश्चन में रहती है कि सर यहां पर जो टैक्स रिबेट है उसे यूज कैसे किया जाता है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूं कि जो टैक्स रिबेट होती है वह रिबेट की राशि, टैक्स की राशि, इन दोनों की तुलना आप कीजिए। यहां पर रिबेट दी गई है 12,500 की, तो 12,500 से यदि आपकी टैक्स की राशि कम है तो यहां पर हो जाएगा टैक्स आपका 0 और रिबेट की राशि से यदि टैक्स की राशि ज्यादा है तो फिर वह माइनस नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर यहां पर है कि रिबेट की राशि से टैक्स की राशि यदि कम है या बराबर है, मान लीजिए यहां पर 12,500 ही आपका टैक्स बन रहा है, तब आप इसे घटाकर 0 लिख सकते हैं। लेकिन यदि रिबेट की राशि आपकी कम है और टैक्स की राशि ज्यादा है, उस स्थिति में आप रिबेट को भूल जाइए और टैक्स को सीधे सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। इस प्रकार से यह रिबेट का यूज होता है। अब हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के फॉर्म में भी आप इस प्रकार से अपनी जानकारियों को फिल कर लीजिए। सारी जानकारी फिल करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे मेन विषय पर, आयकर गणना पत्रक। आयकर गणना पत्रक में आपको यहां पर आपकी आय, वही आय आएगी 7,55,200, यह हो गई 7,55,200। अब यहां पर आपके पास जितनी भी डिडक्शन थी उनमें से ये सब है यहां पर नॉट अलाउ। आपके यहां पर डिडक्शन अलाउ नहीं है, सिर्फ एक ही डिडक्शन अलाउ है और वह है मानक कटौती की। ठीक है, आपका वृत्ति कर नहीं कटेगा, यहां पर आपका जीआईएस नहीं कटेगा, वो हमने पिछले इसमें काटा था। तो यहां पर ओनली आपका 50,000 रुपए माइनस होगा। तो 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए, करने के बाद 7,05,200 रुपए बन जाएंगे या बच जाएंगे। अब यहां पर अन्य कटौतियां जो थी 80C से लेकर 80U तक, उसमें से सारी कटौतियां आपके यहां पर नहीं दिखाई गई है। यहां पर इन कटौतियों का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर एक कटौती का लाभ ले सकते हैं और वह है आपकी, यहां पर मैं अन्य में इसे लिख देता हूं, अन्य में यहां पर इसे लिख देते हैं हम, वह है 80CCD2 की। ठीक है, और इसके बाद भी छोटी मोटी और भी कटौतियां होती है, लेकिन मेन यही होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको लिख लिया गया और विषय हमारा एनपीएस को लेकर ही है। तो 80CCD2 की कटौती, 80CCD2 के अंतर्गत आप राशि को यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन कौन सी राशि? यह राशि है आपकी नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता का जो अंशदान है 14% या फिर 10%, वह आपको यहां पर लिखना है। कब लिखना है? या जब आप अपने वेतन में, अपने इस वेतन में, यह आपका जो वेतन था, इस वेतन के अंदर आपने क्या नियोक्ता का अंशदान शामिल किया है, क्या नियोक्ता का अंशदान आपके इस वेतन के अंदर शामिल है? तो चलिए देख लेते हैं है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। तो हमने यहां पर ये जो 14% लिया था यह नियोक्ता का अंशदान है। यदि नियोक्ता के अंशदान को आप यहां से इसके अंदर ऐड कर देते तब आपकी यह जो राशि है यहां पर बढ़ जाती
1,02,1,02,000 रुपए यहाँ पर इसमें और ऐड हो जाते हैं 755 में। कुल मिलाकर यह आपका 755,200 और 100,200 ये ऐड हो जाता है 0,045,578 8,55,400। तो अब यहाँ पर 8,55,400 आपका एक्चुअल वेतन बनता है, लेकिन जनरली सभी लोग इसे यहां पर काउंट नहीं करते हैं। यदि आप 80 CCD 2 का यहां पर लाभ लेना चाहते हैं, आप यहां पर 80 CCD 2 में राशि दिखाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको 7,55,200 की जगह यह राशि आपको लिखना होगी 8,55,400। ठीक है, बात समझ गए। 8,55,400 आपको यहां पर लिखना होगा। यहां पर जो लिख रहे हैं, यहां पर आपको 8,55,400 की राशि लेना होगी। यदि यह राशि आप लेते हैं वेतन के अंदर, एक्चुअल में लेना तो यही चाहिए, लेकिन कोई इसको सम्मिलित नहीं करता है। यदि आप इसे सम्मिलित करते हैं तो ही प्रॉपर आपका यह वेतन माना जाता है, लेकिन आजकल सब चलता है, तो इस प्रकार से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे यहां पर शामिल कर लेंगे तो यहां पर 80 CCD 2 में आप वापस से इसकी कटौती को डिडक्शन में दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने नियोक्ता का अंशदान यहां से सम्मिलित कर लिया है, और यदि नहीं किया है तो फिर आपको यहां पर कुछ भी राशि नहीं दिखाना है। अब यहां पर आप राशि दिखाकर वापस माइनस कर देंगे तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। आपके टैक्स में उसके कारण कोई अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है कि दोनों स्थितियां क्या रहेगी। एक वीडियो मेरा और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने 80 CCD 2 को सम्मिलित करके भी वीडियो बनाकर आपको दिखाया है। अब यहां पर सब कुछ यहां पर अलाउ नहीं है, इस कारण से अब आप यहां पर इन सबको नील टोटल कर लीजिए, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वह हो जाती है 7,05,200 रुपए। 7,05,200 कैसे आ गई? आपने ओनली 50,000 का एक डिडक्शन लिया है, वह भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और यहां पर 7,05,200। 7,05,200 को अब आप किस प्रकार से देखेंगे? इसको देखेंगे 3 लाख से लेकर, कहां से? 3 लाख से लेकर, सॉरी, जीरो से, पहले तो 0 से 3 लाख, तो यह हो गया आपका 0% टैक्स, और 0 से 6 लाख, 3 लाख से 6 लाख के लिए आपका यहां पर जो टैक्स लगता है वह लगता है 5%। तो 3 लाख से 6 लाख का 5%, मतलब 3 से 6 का 5% आपका हो जाता है 3 पंजे 15, तो यह हो जाता है 15,000 रुपए। 15,000 आपने यहां पर लिख लिया, यह आपका 3 से 6 लाख वाला टैक्स। अब 6 से 9 लाख, 6 से 9 लाख का विषय आता है, तो 6 से 9, तो 6 से ऊपर की राशि, 6 के प्लस में क्या है? 6 के प्लस में 1,05,200 राशि, और इसका जो है आपको देना है 10%, इसका देना है 10%, 10,520 रुपए। तो यह हो गया 10,520। इन दोनों को आपने कर दिया यहां पर टोटल करने के बाद आपके पास प्राप्त होता है 25,520 रुपए। 25,520 रुपए। अब यहां पर मार्जिनल रिलीफ क्या है यह क्लियर हम करेंगे। आपका एक्चुअल में टैक्स बना था 25,520 रुपए। अब आपके पास दो व्यवस्थाएं हैं टैक्स के लिए, पहला है रिबेट और दूसरा है मार्जिनल रिलीफ। तो पहले आप रिबेट को अप्लाई कीजिए, क्या इसमें रिबेट लग सकती है? तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपके पास 25,000 रुपए की मैक्सिमम रिबेट दी गई है। इसका अर्थ यह है कि आपकी जो टैक्स की राशि है यह 25,000 रुपए आपकी जो है रिबेट है, और आपकी टैक्स की राशि यहां पर बन रही है 25,520 रुपए। इन दोनों में ज्यादा कौन है? इन दोनों में ज्यादा आपके टैक्स की राशि है, इसलिए अब आपकी रिबेट यहां पर हो जाती है कट। अब आप रिबेट का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर 25,000 फिक्स होती तो 25,000 से 25,000 माइनस करके आप हो जाते हैं 0, लेकिन 25,000 से आप ऊपर निकल गए, इस कारण से कितना ज्यादा निकले? सिर्फ 520 रुपए। और ये 520 किस कारण से बने? ये बने हैं 5,200 राशि के कारण।
यदि आपकी टैक्सेबल इनकम यहां पर मान लीजिए 7 लाख होती, कितनी होती, 7 लाख होती, तो आपका टैक्स बनता 25,000 और 25,000 टैक्स बनता। उस स्थिति में आप रिबेट का लाभ लेके टैक्स को जीरो कर सकते थे। अब 7 लाख से ऊपर आप कितने गए, 5,200 गए, मतलब 5,200 रुपए का टैक्स 25,520 रुपए है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को नोट डाउन किया कि क्या 7 लाख तक टैक्स जीरो है और 7 लाख के ऊपर जो राशि है वह 5,200 है। तो क्या 5,200 के कारण किसी भी व्यक्ति को 25,520 रुपए टैक्स का हकदार बनाया जा सकता है क्या? सिर्फ 5,000 राशि के कारण 25,500 रुपए टैक्स बन गया, तो ये कहां तक सही है? तो यहां पर एक और पॉइंट ऐड किया गया, वह है मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ का यूज इस प्रकार से होगा कि यदि आपका जो टैक्स बन रहा है वह टैक्स और जो राशि 7 लाख से प्लस में थी वह राशि है 5,200, तो 7 प्लस में जो राशि है वह है 5,200। 5,200 की जो राशि है जिसके कारण, यहां पर बिल्कुल क्लियर समझना, जिसके कारण आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो, तो इस राशि के कारण आपका जो टैक्स बन रहा है वह बन रहा है 25,520 रुपए। ठीक है, तो 25,520 और 5,200 में कम क्या है, आपको इन दोनों के बीच में तुलना करना है। 25,520 रुपए और 5,200 रुपए में कम क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि कम ये राशि है। यदि ये कम है तो यही आपका यहां पर टैक्स बन जाएगा, यह टैक्स बन जाएगा और इस पर 4% सेस लगाकर आप 5410 रुपए आपका टैक्स बना दीजिए और ये आप पेएबल है इसके लिए। अब प्रश्न है कि 20,320 रुपए यहां पर मैंने कैसे लिख दिया? 20,320 ऐसे लिख दिया कि 20,320। अब आपको क्या करना है, इस 20,320 को निकालने के लिए 25,520 में से आप घटाएंगे 5,200 रुपए, तो आपके पास जो राशि बचेगी वह 20,320 बचेगी। तो 20,320 रुपए इस प्रकार से आप यहां पर कम करने वाली राशि लिख रहे हैं कि हमने इतना मार्जिनल रिलीफ लिया है, तो जिसके कारण 5,200, ऐसा भी आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन पहले यह आएगा, उसके बाद यह राशि निकलकर आएगी और लिखाएगी। तो इस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ का यूज करते हुए अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिए। और आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बराबर आपको समय मिलते ही उसका आंसर दूंगा। और आपकी कोई भी इनकम टैक्स संबंधी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक वह पहुंच सके। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जरूर काम में आ जाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेफिनेट आपको हम कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जरूर हमारे वीडियोस के माध्यम से दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।